HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमारे गांव में हमारी हवेली थी। मेरे पापा 2 भाई थे और काफ़ी जमींदार लोग थे। लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। मैं पैदा होते ही अपनी माँ से दूर हो गई और जब मैं 5 साल की हुई तो अपने गांव से दूर अच्छे स्कूल में मेरे पापा ने एडमिशन करवा दिया और आने जाने की वजह से मेरे पापा ने वहीं हॉस्टल करवा दिया, क्योंकि आने जाने में पूरे 6 घंटे खराब होते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी और छुट्टियों में पूरे 2-2 महीने यहाँ आकर बिताती थी अपने पापा और दादी के साथ। और आज जब मैं हॉस्टल से हवेली में आई थी, बेहद परेशान थी। मुझे यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ का एहसास हो रहा था। मैंने बड़ी माँ से पूछा, क्या है, हवेली को नई दुल्हन की तरह क्यों सजाया जा रहा है? कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे क्या पता, यूँ तो मेरी दादी थी, लेकिन हम सब उन्हें बड़ी माँ कहते थे क्योंकि पापा भी यही कहकर बुलाते थे। कहने लगी, सद्दाम आ रहा है लंदन से। मैं उस वक्त अपने बैग से निकाल कर अंगूर खा रही थी। जो ही सद्दाम का नाम सुना मुझे वे कड़वे लगने लगे थे, बल्कि उसका नाम सुनकर एक डर की लहर मेरे अंदर घूम गई थी। अपना बचपन याद आने लगा। वह आदमी इंसान नहीं था, इंसान के रूप में कोई भेड़िया था। ऐसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैंने अल्लाह का शुक्रिया किया था कि वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया था। पता नहीं वापस क्यों आ रहा था। मैं काफ़ी डरी हुई थी। अंगूर वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। मेरे 12वीं के पेपर कंप्लीट हो चुके थे और यूँ मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पापा की परमिशन की ज़रूरत थी और मैं जानती थी मैं अपने पापा को मना सकती हूँ। मैंने तो सोचा था हवेली जाऊंगी तो कुछ दिन बड़े आराम से गुजारूंगी, लेकिन सद्दाम का नाम सुनकर मुझे अपना बचपन याद आने लगा। मुझ पर जुल्म करना शायद उसका पसंदीदा काम था। अक्सर वो मेरी किताबें पकड़कर मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेता था और अगर मुझे जवाब नहीं आता तो मेरे हाथ की दोनों उंगलियों के बीच में पेंसिल डालकर उन्हें दबा देता था। मैं चिल्लाती रह जाती थी। कहता था, तुम्हारी आवाज़ बाहर ना निकले, जान ले लूँगा तुम्हारी। पता नहीं उस आदमी को मुझसे क्या तकलीफ़ थी। मुझे तकलीफ़ देकर बहुत खुश होता था। कभी मुझे स्टोर रूम में बंद कर देता था, कई कई घंटे वहीं बंद रखता था। मैं रोती चिल्लाती स्टोर रूम में आकर मेरा गला दबाने लगता। कहने लगता, जान से मार डालूंगा तुम्हें अगर तुम्हारी एक भी आवाज़ बाहर तक आई तो। यही बंद रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इनकार करने की? वह मुझसे पूरे 7 साल का बड़ा था। मैं 7 साल की थी तो वह 14 साल का था। असल में मेरी अम्मी के देहांत हो गया था। मेरी पैदाइश पर ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी। सद्दाम मेरे बड़े पापा का बेटा था, बल्कि उनका इकलौता बेटा था। इस खानदान का इकलौता वारिस था। उसे बड़ी मम्मी ने बहुत सर पर चढ़ा रखा था। कहती थी, इस हवेली के आगे की भाग दौड़ तो मेरे बेटे सद्दाम ने ही संभाल ली है। फिलहाल जब उसे बड़े पापा ने लंदन भेजा तो मैं बड़ी खुश थी। मेरी उस आदमी से जान तो छूट गई थी। कई सालों के बाद वे वापस आ रहा था, इसलिए हवेली को बहुत सजाया संवारा जा रहा था। बड़ी मम्मी माँ का इरादा था कि उसके आने पर एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जाए। उनका तो बस नहीं चल रहा था, नहीं तो न जाने वो हवेली में क्या क्या करती। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था मैं उस आदमी के मुंह भी लगूं, लेकिन हमारे कुछ रिवाज थे। मुझे मजबूरी में उसके आने पर बाहर आना पड़ा। मैं अपनी दादी माँ के साथ खड़ी थी जब उसकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। सब बाहर उसके स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही गाड़ी से वह नीचे उतरा, देखने में काफ़ी हैंडसम सा हो गया था। पैंट कोट पहने, काला चश्मा लगाए, अपने आप को पता नहीं हीरो से कम नहीं समझ रहा था। सबसे पहले पापा के गले मिलकर फिर दादी के पास गया। दादी से सर पर प्यार लिया। रोते हुए उन्होंने सीने से लगा लिया। वह अपने पापा से मिलने लगा। बड़ी मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर उसकी मुझ पर नज़र पड़ी। मैंने मरती हुई आवाज़ में उसे सलाम किया था। कहने लगा, माँ ये कौन है? मैंने उसे पहचाना नहीं। दादी माँ कहने लगी, सफ़ीना है, तुम्हारे चाचा की बेटी। उसने अपने होंठ दबाकर कहने लगा, अच्छा ये सफ़ीना है। मैंने अपना रुख बदल लिया था। सभी उसे हवेली के अंदर ले गए। खाना बिल्कुल तैयार था। खाने के बीच में बस बड़े पापा और बड़ी मम्मी से ही बातें कर रहे थे। फिर उन दिनों इलेक्शन का भी बड़ा शोर था, इसलिए बड़े पापा का इरादा था कि गांव में उम्मीदवार के तौर पर वे अपने बजाय अपने बेटे को खड़ा करें। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। शाम को ये खबर मिली कि बड़े पापा की सारी बहनें और भांजी भाभियाँ सब सद्दाम से मिलने आ रही थीं। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इस भीड़ भाड़ में किसी को मेरी याद नहीं आएगी। मैं तो ऐसे मौके की तलाश में थी कि अपने बाप से कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त ले लूँगी और दोबारा से दिल्ली की हॉस्टल में रहना शुरू कर दूँगी। मुझे ये हवेली पसंद नहीं था, यहाँ का माहौल, और ना ही सद्दाम।
रात को खाने के बाद नौकरानी मुझे भी बुलाने लगी। मैंने सबके साथ खाना खाया, फिर सबकी बातें सुनने लगी। मैंने महसूस किया कि सद्दाम और उसकी एक कज़न वहाँ से गायब थी। मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए बड़ी माँ से मैंने कहा, माँ मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में चली जाऊँ? तो कहने लगी, हाँ बेटा जाओ और आराम करो। मैं जैसे ही ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगी, मुझे कुछ खुसर फुसर की आवाज़ें सद्दाम के कमरे से आ रही थी। उससे पहले कि मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ती, सद्दाम के मुंह से मैंने अपना नाम सुना तो मेरे कदम वहीं पर ठिठक गए। खुद ब खुद मेरे कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने उसके दरवाजे पर कान लगाए तो वह अपनी कज़न से बातें कर रहा था। कहने लगा, मैं वहाँ तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, रियली। वह कहने लगी, सद्दाम कब तक हम यूं व्हाट्सएप पर बातें करते रहेंगे और छुप छुप कर मिलते रहेंगे? इसका कोई हल तो निकालो। कहने लगा, बस स्वीटहार्ट, अभी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वह कहने लगी, ये ना हो कि तुम्हारे पापा बचपन की मंगनी का दोबारा से ऐलान कर दे और तुम सफीना को मंगनी की अंगूठी पहना दो। ये सुना था कि मेरा हाथ सीने तक गया था। वह कहने लगा, सफीना नहीं यार, वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है और अब मैं वह छोटा सा 14 साल का लड़का थोड़ी हूँ। जो मेरा बाप कहेगा मैं मान लूँगा। मेरी तरफ से साफ मना है। मैं उस लड़की से कभी भी शादी नहीं कर सकता। उसकी बातों से मेरा रुका हुआ सांस छूटा था। मैं कौन सा उससे शादी करना चाहती थी। अच्छा ही हुआ वह खुद अपने मुंह से मना कर रहा था, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का कोई अधिकार नहीं था और न ही मना करने की कोई गुंजाइश थी। उसके बाद जो बात उनके बीच में हुई, मेरे दोनों कानों से धुएं निकलने लगे थे। सद्दाम अपनी उस कजन से कहने लगा, बेबी प्लीज़ मुझे बोर मत करो, आकर मेरे गले लग जाओ। ये सुनकर मेरा दिल उछल कर मेरे मुंह को आया था। बड़ा बेशरम इंसान था। मैंने सोचा कि भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना। लेकिन फिर दिल में एक शक उठने लगा था। दरवाजे के बराबर में ही खिड़की थी। मैंने सोचा जरा सा खिड़की का पट खोल कर देखती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। जैसे ही मैंने जरा सी खिड़की खोली तो सामने आने वाला मंजर मेरा मैटर शॉर्ट कर गया था। उस हद तक वे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। मुझे हैरानी हुई। उस लड़की पर उसे जरा सी भी अपनी इज्जत और ख़ानदान का कोई ख्याल नहीं था। वह लगता क्या था उसका? कुछ भी तो नहीं, और वे उसके गले लगने को बेताब नज़र आ रही थी। उससे पहले कि वह एक दूसरे के गले लगते, सद्दाम की दूसरी फरमाइश सुनकर तो सचमुच मेरे कानों से धुएं निकल गए थे। वे कहने लगा, बस एक बार किस करने दो, उससे पहले कि वो बेशर्मी कोई और हद पार करता। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की थी और बाद में मुझे अपनी उस गलती का एहसास हुआ। अंदर से आवाज़ आई, कौन है बाहर? वह लड़की कहने लगी, सद्दाम मुझे तो डर लग रहा है, लगता है हम पकड़े गए हैं। कहने लगा, शट अप, मैं देखता हूँ। उससे पहले वह कमरे से बाहर आता, उसके सामने वाला कमरा ही मेरा था। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और जल्दी से अपने वॉशरूम में जाकर घुस गई। मेरा दिल उस वक्त ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। काफ़ी देर तो मैं वॉशरूम में बंद रही। कमरे की लाइट भी बंद कर दी थी, वॉशरूम की भी लाइट बंद थी। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा कमरा खोल कर देखा हो, लेकिन कुछ देर के बाद ही कमरा बंद होने की आवाज़ आई। मैं आधा घंटा अपना सांस रोककर वॉशरूम में बंद रही। पसीने से बुरी तरह से शराबोर हो चुकी थी। अगर उसे पता चल जाता कि मैं उसकी ये गंदी हरकतें देख रही थी तो वो मुझे स्टोर रूम में बंद कर देता या न जाने मुझे क्या सज़ा देता। आधे घंटे बाद मैंने अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और कमरे में आकर लाइट ऑन कर दिया। कुछ ही देर में कमरे का माहौल कुछ ठंडा हुआ था। मुझे आराम का सांस आया था, लेकिन अभी भी मेरा दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं खुद पर लानत भेजने लगी थी। मुझे क्या ज़रूरत थी उस कमीने के कमरे में झांकने की? जो कर रहा था करता रहता। वह तो शुरू से ही बुरा इंसान था। बाकी के कसर लंदन जाकर पूरी कराया था। मुझे हैरानी तो बस उस लड़की पर हो रही थी जो कि उसकी शायद मौसी या मामा की बेटी थी। बड़े आराम से अपनी इज्जत उसके हवाले कर रही थी, जो कि उसका अभी कुछ लगता भी नहीं था। मुझे बस ये बात बहुत बुरी लग रही थी। लड़कियों को अपने आप को यूं बेमोल नहीं करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये उसका अपना पर्सनल मामला था। कुछ देर बेड पर लेटी रही और उस लड़की के बारे में ही सोचती रही। पता नहीं कब और कैसे मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मैं उठी तो काफ़ी फ्रेश थी। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो नाश्ता लगने में अभी आधा घंटा बाकी था। मैंने कॉलगेट किया और नहा धोकर कपड़े बदले। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, सद्दाम हाथ बांधे अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने एक नज़र उस पर डाली और नज़र चुरा ली। उससे पहले कि मैं आंगन में जाती और सीढ़ियों से नीचे उतरती, वह कहने लगा, सफीना मेरी बात सुनो। बड़ा गुस्सा वाला शब्द था उसका। मेरे कदम वहीं पर रुक गए थे। मैंने पलट कर कहा,
जी कहिए। वह चलता हुआ मेरे पास आ गया, अपनी ट्राउजर की जेब में अपने दोनों हाथ डाले। बहुत शौक है ना तुम्हें जासूसी करने का? क्या देख रही थी मैं क्या कर रहा हूँ अपने कमरे में? तुम होती कौन हो मुझे यूँ छुप छुप कर देखने वाली? मैं तो हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी। आखिर उसे पता कैसे चला? बड़े गुस्से से वो मेरे पास आया, कहने लगा मैं अभी वही सद्दाम हूँ, बिल्कुल वैसा ही हूँ, जरा भी बदला नहीं हूँ। मेरा दिल तो ये सब सुनकर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था। मैं जल्दी से नीचे का जीना उतर गई। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था, सब नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर मेरी दादी कहने लगी, इधर आओ बेटा। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में सद्दाम नीचे उतर आया था, मेरे बराबर वाली कुर्सी पर घसीट कर बैठ गया। उसे अपने बराबर में बैठा देखकर तो मेरी जान ही निकली थी, लेकिन बाद में जो हरकतें उसने मेरे साथ करनी शुरू की, मैं डर कर रह गई थी। मुझे कहने लगा, मुझे ब्रेड की स्लाइस पर जैम लगा कर दे दो। मैंने ब्रेड को पकड़ा और उस पर जैम लगाने लगी। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पैर में कोई चोटी चल रही हो। उससे पहले कि मैं अचंभे में आती, उसने मेरे पैर पर अपना पैर रख दिया। मैंने डर की वजह से उसकी तरफ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं बेहद नर्वस हो रही थी, अपने पाँव को उसके पाँव से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पाँव का दबाव मेरे पाँव पर बढ़ता ही जा रहा था। मेरे बिल्कुल करीब होकर कहने लगा, अभी तो शुरुआत है, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी जासूसी करने का। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ से ब्रेड का स्लाइस पकड़ा और खाने लगा। कहने लगा, सफीना प्लीज़ मुझे कप में चाय डाल दो। मैंने चाय का केतली पकड़ा और उसके कप में चाय डालने लगी, लेकिन मेरी जान उस वक्त निकली जब उसने अपने पाँव के अंगूठे से मेरे पैरों के ऊपर अपना अंगूठा ले जाने लगा। मैं अपना पैर पीछे करने लगी, लेकिन शायद उसकी पहुँच से मेरा पैर दूर नहीं हो पा रहा था। कहने लगा, चाय में 1 चम्मच चीनी डाल दो। मेरा जी चाहा कि चाय का गरम गरम कप मैं उसके मुंह पर ही फेंक दूं। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। उसकी हरकतों से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैंने चीनी उसके कप में डाल दी। वह मुस्कुराने लगा। मैंने चाय अपने कप में डाली और मुझे डर के मारे बार बार मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। फिर से मेरे करीब होकर वह कहने लगा, अभी तो मैंने शुरुआत की है और तुम्हारे पसीने भी छूटने लगे, आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। मैंने चाय का गरम गरम घूंट अपने अंदर लिए और वहाँ से उठकर आ गई। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वह आदमी ऐसा था, उसे लड़कियों को छेड़ने और रुलाने में मज़ा आता था। मुझे याद आने लगा बचपन में भी वह ऐसा ही करता था। बचपन में मैं अक्सर फ़्रॉक पहनती थी और साथ में पैंट। मेरे फ़्रॉक अक्सर स्लीवलेस होती थी। वह जानबूझकर मेरे पास आकर बैठ जाता, मेरे बाजू पर हाथ फेरने लगता। मैं जब पीछे हटाती तो मेरा बाजू दबोचकर उस वक्त मैं ऐसे ही कमरे में आकर रोती थी, क्योंकि वो मुझे डराता धमकाता रहता था। कहता था, अगर मेरी हरकतों के बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। उस वक्त मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मैं माँ माँ करके रोती रहती थी। तकिया को गले से लगाकर समझती थी ये मेरी माँ है और अपनी हर बात उनसे कहती थी। मेरे आंसू भी तकिए में ही रह जाते थे। मुझे वो याद आने लगा। पता नहीं ये आदमी फिर से क्यों आ गया था। पता नहीं मुझे क्या सूझी थी खिड़की खोलने की और उन दोनों को देखने की। मुझे लानत भेज देनी चाहिए थी उस पर, उसके घटिया कामों पर भी। मैंने सोच लिया था कि अब उसके किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं दूंगी। जैसे ही शाम हुई मैं पापा के कमरे में आ गई। वह इस वक्त खेतों से लौटे थे। मैंने कहा कि पापा मुझे कॉलेज में पढ़ना है। कहने लगे, बेटा इतना तो पढ़ लिया तुमने, अब क्या करोगी पढ़कर? अपनी बड़ी मम्मी के साथ थोड़ा कामों में हाथ बटाया करो, घर के कामों पर ध्यान दिया करो, खास तौर पर खाना पकाना सीखा करो। मैंने कहा, पापा मेरा सपना है इंग्लिश ऑनर्स करने का, बस 2 साल की तो बात है। पापा प्लीज़ मना मत करिएगा। कहने लगे, अच्छा ठीक है ये भी कर लो, लेकिन देखो रोज़ाना ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा और वही तुम्हें ले जाएगा। मैं हॉस्टल में तुम्हें रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। जहाँ हमारा गांव था वहाँ से 3 घंटे की दूरी पर कॉलेज था। मैं उस पर भी राजी हो गई। मुझे बस घर से निकलना था और मैं चाहती थी सद्दाम से मेरा सामना कम से कम हो। अगले दिन ड्राइवर के साथ जाकर मैंने अपना दाखिला कॉलेज में करा लिया था, लेकिन ये इजाज़त मुझे उस हाल में मिली थी कि मुझे रात के वक्त किचन में जाना पड़ेगा और खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इसलिए रात के डिनर के लिए मैं शाम को ही किचन में चली गई। सब कुछ नौकरानी ने ही काट कूट कर दिया था। खाना बनाना यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं था। मैं बड़ी मम्मी से पूछकर पुलाव बनाने लगी। बड़ी मम्मी ने मुझे पुलाव बनाना पूरा तरीका समझा दिया और कहने लगी, अच्छा मैं ज़रा आती हूँ, तुम किचन को देख लेना। मैंने कहा, जी मैं देख लूँगी। बड़ी मम्मी ने 2 नौकरानी को अपने साथ लिया और मैं अकेले ही किचन में थी। मैंने बहुत दिल से पुलाव बनाया। उसे धीमी आंच पर पकने के लिए 15 मिनट के लिए रख दिया।
पुलाव तैयार होने वाला था। उस वक्त सद्दाम किचन में दाखिल हुआ था। क्योंकि वह किचन में नहीं आता था, उसे जो भी चाहिए होता था नौकरानी को ऑर्डर करता था। मुझे किचन में देखकर कहने लगा, सफ़ीना, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, मेरे कमरे में आ जाना। मैंने कहा, मैं पुलाव बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और नौकरानी से कह दो। मुझे ये कहकर वह किचन से बाहर जा रहा था। मेरी बात सुनकर वहीं रुक गया था। फिर मेरे पास आया, कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। चाय बनाकर ट्रे में रखो और मेरे कमरे में लेकर आओ। समझ आ रही है ना तुम्हें? मैंने जो तुमसे कहा है वह करो जल्दी। वो मुझसे यूँ बात कर रहा था जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मैंने कहा, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि मैं काम कर रही हूँ। कहने लगा, मुझे मना करने का अंजाम जानती हो ना, या तुम भूल गई हो? याद करवा दूँ तुम्हें? आज भी स्टोर रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, आप चाहते क्या हैं? बहुत अच्छा लगता है ना आपको दूसरों को डराना, धमकाना, परेशान करना। और मैंने कहा, अब मैं 7 साल की बच्ची नहीं हूँ जो हर बार आपसे डरती रहूँगी। जबकि मेरा दिल अंदर से बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन मैं उस आदमी से डरना नहीं चाहती थी और ना ही ये जाहिर करना चाहती थी कि मैं डर रही हूँ। कहने लगा, मैं देख रहा हूँ, खुद भी हैरान हो गया हूँ। तुम अब 7 साल की बच्ची नहीं हो, अच्छी खासी खूबसूरत जवान हो गई हो, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हो। ये कहते हुए जो नज़रों से उसने मुझे सर से पैर तक देखा था, मुझे अपने बदन में चोटियाँ सी चलती हुई महसूस हुई थी। बड़ी आग लगती हुई नज़र हुई थी। ऐसा लगता था नज़रें ना हो, आग हो जो मेरे बदन को जलाकर सुलझा देगा। कहने लगा, शायद चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर वह किचन से बाहर चला गया। मैंने चाय बनाई, एक नौकरानी को बुलाया और चाय उसके कमरे में भिजवा दिया। पुलाव तैयार हो चुका था और बाकी खाना भी बारी बारी तैयार था। मैंने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया और नौकरानी को भी समझाने लगी डाइनिंग टेबल पर कहाँ कौन सा खाना रखना है। कुछ ही देर में सब लोग खाने के टेबल पर मौजूद थे। जिस नौकरानी को मैंने सद्दाम के कमरे में चाय लेकर भेजा था, वो बड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू पोंछ रही थी। जब मैं पुलाव का ट्रे किचन में लेने आई तो मैंने देखा वह नौकरानी रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, सद्दाम ने मुझे देखते ही चाय का कप जोर से मेरे पाँव पर मार दिया। मेरा पाँव जल गया है और चाय का कप भी टूट गया है। गरम गरम चाय मेरे पैर में गिर गई है। मैंने जब उसका पाँव देखा तो सुर्ख लाल हो रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा उस आदमी के ऊपर। वह कहने लगी, सद्दाम कह रहे थे मैंने तुमसे चाय लाने के लिए नहीं कहा था। जिसे कहा था उसे कहो कि वो मेरे लिए चाय लेकर आए। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, लानत भेजती हूँ उस आदमी के ऊपर। अपने कमरे में बैठा चाय का इंतज़ार करता रहा। मैं आराम से डाइनिंग टेबल पर पुलाव खाकर वहीं बैठ गई। सब लोग खाना खा रहे थे और सब ने पुलाव की तारीफ की थी। बड़ी मम्मी बड़ी खुश थी। कहने लगी, आज तो सफ़ीना ने कमाल ही कर दिया है। बड़े पापा और मेरे पापा भी बहुत खुश थे। दादी ने मुझे इनाम के तौर पर 5,000 रुपये दिए थे। अभी हम खाना ही खा रहे थे कि बड़े गुस्से से सद्दाम डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ था और मुझे ही गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था। इत्तेफाक था, मेरी बराबर वाली कुर्सी खाली थी और मैं जानती थी वह यहाँ बैठकर कौन सी घिनौनी हरकतें शुरू करेगा। मैंने खाना खा लिया था। जैसे ही कुर्सी पर बैठा मैं कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। दादी मम्मी कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, माँ, मैंने खाना खा चुकी हूँ। उससे पहले कि मैं उठकर जाती, कहने लगा, इधर बैठो और मेरी प्लेट में चावल डालो, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ यहाँ बैठकर मुझे खाना डाल कर दो। वह तो मुझ पर यूं रोब जमाता था जैसे मैं उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। मैंने अपने पापा की तरफ देखा। वह गुस्से से सद्दाम को देख रहे थे। शायद उन्हें भी इसका शब्द और अंदाज अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा कि रिहाना खाला है ना, आपको खाना खिला देगी। रिहाना खाला हमारी खाना बनाने वाली नौकरानी थी और घर का ज़्यादातर काम वही संभालती थी और वे वहाँ मौजूद थी। कहने लगा, मैं क्यों नौकरानी के हाथ से खाना खाने लगा? तुम चलो, शाबाश, मेरी प्लेट में खाना डालो। पापा कहने लगे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सफ़ीना से? ये कौन सा तरीका है बात करने का? कहने लगा, क्यों, क्या घर की मेंबर नहीं है? उसका फ़र्ज़ नहीं बनता मुझे खाना प्लेट में डाल कर देने का? माँ कहने लगी, बेशक घर की मेंबर है लेकिन तुम्हारी नौकरानी नहीं है। वह कहने लगा, मेरी मंगेतर तो है ना। ये सुनकर मेरी जान निकली थी। मेरी बड़ी मम्मी कहने लगी, सद्दाम, तुम्हारी बात बेमायने हो चुकी है और वैसे भी अब वह दौर नहीं रहा कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की जाए। तुम उन बातों को भूल जाओ। वह कहने लगा, कैसे भूल जाऊं? बेवफा थोड़ी हूँ जो अपनी बचपन की मंगेतर को छोड़ दूं। बल्कि माँ, मुझे आपसे ही बात करनी थी। आप हम दोनों की मंगनी की रस्म कर दे उससे पहले कि मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाती। मैंने कहा, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है।
मेरी बात सुनकर सभी मुझे देखने लगे और सबसे ज़्यादा गुस्से और हैरानी से सद्दाम मुझे देख रहा था। कहने लगा, तुम्हारे नज़दीक बड़ों की बात की कोई अहमियत नहीं है। मैं लंदन से पढ़कर आया हूँ और वहाँ का आज़ाद माहौल देखकर भी आया हूँ, लेकिन अपने रिवाज को नहीं भूला। मैंने कहा, लेकिन अब पुराना दौर नहीं रहा। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को भी पूरा हक है कि वह अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सके। मैंने अपने पापा से कहा था। मैंने कहा, पापा, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। ये बात सुनकर मेरे पापा कहने लगे, ठीक है, अगर सफीना को एतराज़ है तो हमारी तरफ से मना है। ये सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी मेरी बड़ी मम्मी को हुई थी, क्योंकि वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उनको अपने भाई की बेटी पसंद थी। मैं ये कहकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैंने सुकून का सांस लिया था, क्योंकि सद्दाम नाम का मुसीबत मेरे सर से टल चुका था। अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आने पर घर आ रही थी। मेरे होश उड़ चुके थे। आज मुझे लेने के लिए ड्राइवर नहीं बल्कि सद्दाम आया था। उसे देखकर मैंने कहा, ड्राइवर कहाँ है? कहने लगा, मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हूँ, चलो बैठो। इतना फ्री नहीं हूँ मैं तुम्हें जवाब देता फिरूँ। क्यों, तुम्हें घर छोड़ने के बाद मुझे और भी तो बहुत काम निपटाना है। मैं गाड़ी का पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलने लगी तो कहने लगा, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, इधर आओ, मेरे बराबर वाली सीट पर बैठो। उसके कहने के बाद भी मैं नहीं मानी और पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में चलानी शुरू कर दी थी। इतनी तेज़ रफ्तार थी, मैं समझ नहीं पा रही थी वह कर क्या रहा है। मेरे होश उस वक्त उड़े थे जब गाड़ी अनजान रास्तों पर चलने लगी थी। मैंने कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो कहने लगा, मुंह बंद रखो अपना। ये कहने के बाद वो मुझे एक बिल्डिंग के पास ले गया। गाड़ी रोकी और फ्रंट दरवाज़ा उसने बंद किया था। फिर पिछला दरवाज़ा खोला। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। कहने लगा, तुम अभी भी मुझसे अनजान नहीं हो, तुम शायद बचपन भूल गई हो। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ मुझे मना करने का अंजाम क्या होता है। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। जिस जगह वो बिल्डिंग बनी हुई थी आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं था, ज़्यादा कुछ बना हुआ नहीं था। पता नहीं कौन सी जगह थी और मुझे उस बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया। मैं अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तेज पकड़ से अपना बाजू छुड़ाना मेरे लिए आसान नहीं था। उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ पर 2-3 नौजवान थे। वह मुझे अंदर लेकर गए। कहने लगा, आज तुम्हारी सारी अकड़ निकाल कर रख दूंगा। कहते हुए मुझे कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी वह इतनी नीची हरकत करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह की जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस कहानी के आगे का पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर उसके आगे वाली पार्ट देखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।